नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आपका स्वागत है गो रिटर्न्स पर। अमेरिका में मंदी का डर, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव जैसे फैक्टर्स ने इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट समेत बुलियन मार्केट में भूचाल ला दिया। सोमवार को इसका असर भारत से लेकर अमेरिका तक देखने को मिला। बाजारों में गिरावट तो जारी थी, लेकिन शाम होते होते पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट ने एक बार फिर झटका दिया। और इसका असर ट्रेड पॉलिसी पर कितना पड़ेगा? करेंसी मार्केट में भी भूचाल है। भारतीय करेंसी कितना और गिरेगी या संभलेगी? बुलियन मार्केट पर कितना असर पड़ेगा मंदी का? तो चलिए इसको समझते हैं। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो सबसे पहले सर, बांग्लादेश के इस घटना पर ही फोकस करते हैं। सर, इस तख्ता पलट के बाद ट्रेड पॉलिसी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, खास करके एग्री सेक्टर के लिहाज से अगर बात करें तो? FY 24 में हमने देखा था कि दोनों देशों के बीच करीब $13 बिलियन का ट्रेड हुआ है सर। नमस्कार। बिल्कुल दिग्विजय जी, अगर हम बात करें तो कल का दिन जो था वो एक रिमार्केबल दिन हम बोल सकते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट में या कैपिटल मार्केट में रहा है। बिकॉज ज्यादा करके हम देखते हैं कोई ना कोई एक आधे इवेंट्स हम मार्केट में चलते हुए देखते हैं, बट जिस ढंग से कल हमने मल्टीपल ट्रिगर्स आते हुए देखा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा कि जापान से हमने जो कैरी ट्रेड्स के रिवर्सल आते हुए देखे, ये काफी बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से हमने सुबह से ही हमने कैपिटल मार्केट में भारी गिरावट आते हुए देखी। देन उसके बाद हमने देखा कि यूएस में रिसेशन के फियर्स के जो नंबर्स थे वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई दिया। लेकिन शाम आते आते हमने देखा जो तख्ता पलट की न्यूज थी, ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश काफी बड़ी बॉर्डर भी शेयर करते हैं और काफी ऐसे एग्री प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। खास करके अगर हम बात करते हैं तो एग्री प्रोडक्ट के अंदर वी आर मेजर एक्सपोर्टर, एंड थोड़े बहुत इंपोर्ट भी हम लोग बांग्लादेश से काफी आइटम्स करते हैं। अगर फिजिकल ईयर 21-22 की अगर बात करें तो लगभग अगर हम अप्रोक्सीमेटली डेटा की बात करें तो 5,540 मिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट हमने कहीं ना कहीं बांग्लादेश को किया, और इंपोर्ट भी कुछ हद तक किया था। खास करके अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम इसके अंदर थोड़े बहुत स्पाइसेस हो गए, ऑयल मिल्स, जूट, वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि आप जानते भी कि एडिबल ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर हम ही है। तो हम भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री से हमें कुछ ना कुछ मिले। लेकिन एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेजर एक्सपोर्टर में हमारा कॉटन, क्योंकि बांग्लादेश एक बड़ा हम कॉटन हब बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से। वहीं वीट, राइस, शुगर, ऐसे काफी कमोडिटीज है जिनमें हम कहीं ना कहीं एक अच्छे बड़े ट्रेड देखते हैं। जो तख्ता पलट हुआ, इससे पहले भी हमने देखा फॉरेक्स का कंसर्न बांग्लादेश से काफी समय से चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रेड में कुछ खटाई दिखाई दे रही थी। बट इसकी वजह से एक तरह का हम बोल सकते हैं ट्रेड थम सा गया है। काफी हम स्पाइस ट्रेडर से जब बात किए थे तो अगर आपको ध्यान हो तो कोविड के समय में हमने ट्रेन से भी एक्सपोर्ट किया था बांग्लादेश में हल्दी को। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पेमेंट कंसर्न्स काफी हद तक बनना चालू हो चुका है, जिसकी अनसर्टेनिटी की वजह से हमने भाव में, एग्री प्राइजेस में भी गिरावट देखी है। और मुझे लगता है जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता इमीडिएटली, क्योंकि बांग्लादेश के पहले हमने मलेशिया में भी ऐसा तख्ता पलट होते हुए देखा, उसका भी असर हमारे व्यापार पे पड़ते हुए देखा। तो टाइमिंग मुझे लगता है इसका जो जो कमोडिटीज मैंने बात की है, चाहे हम वीट की बात करें, कॉटन, राइस, शुगर, इन सब पे हम इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। एंड इसी के नतीजन हमने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर रुपए को लाइफ टाइम लो पे गोता लगाते हुए देखा है। कपास की बात करते हैं स्पेशली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से क्या ये भारत के लिए एक मौका है? क्योंकि ग्लोबल गारमेंट प्रोडक्शन में चीन, बांग्लादेश के बाद जो हिस्सेदारी है वो भारत की है। अब चूंकि वहाँ थोड़ा अनसर्टेनिटी है, तो इसका फायदा क्या भारत को मिलेगा? बिल्कुल, अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो बिल्कुल आज इंडिया, जहां पे हम करीबन 360 लाख बेल का प्रोडक्शन करते हैं, वहां पे भी ग्लोबल मार्केट में हम एक वर्चस्व रखते हैं। नो डाउट 4-5 सालों में हमारे प्रोडक्शन बढ़े नहीं है, कम हुए हैं। बट कंजम्पशन के तौर पे भी अगर हम देखें तो इंडिया काफी बड़ा हाईएस्ट पॉपुलेशन लेके बैठा है, तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होता है। लेकिन जैसे हमने देखा कि करंट गवर्नमेंट ने एक नारा दिया है, मेक इन इंडिया, इसके तहत हमने काफी काम भी किया है। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया कैसे लेती है। क्योंकि कोविड के समय में जब हम चाइना वन पॉलिसी ग्लोबल मार्केट दिखा रहा था, तब इंडिया ने जरूर मेक इन इंडिया को बूस्ट करने की कोशिश की, या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी देने की बात की थी। बट उसका ज्यादा असर हमने इंडियन मार्केट पे आते हुए नहीं देखा। तो डेफिनेटली इसके ऊपर गवर्नमेंट के अगले 2 महीने 3 महीने में क्या प्लान रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज भी कॉस्ट अगर हम बात करें
तो एज कम्पेयर टू बांग्लादेश ठीक है थोड़ा कॉस्टली जरूर है, बट आज चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया या अदर कंट्रीज से ज्यादा की कैपेसिटी इंडिया में है। तो मुझे लगता है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका रहेगा, बट इसको कैसे यूज किया जाएगा ये आगे देखना पड़ेगा। तो क्या इसका असर एफटीए पे भी पड़ सकता है, जो बातचीत चल रही है मुक्त व्यापार समझौते पर, उस पे भी असर देखने को मिल सकता है, जो ये राजनीतिक उथल पुथल हुआ है बांग्लादेश में? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी है, इसका इंडिया को बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। आज आप देखिए जो करंट गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से एक पॉलिसी पे वर्क कर रही है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट हमने देखी है। तो हो सकता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डेफिनेटली, हमने देखा भी था कोविड के बाद जैसे चाइना से निकले थे तो उन्होंने नई कंट्रीज को खोजा और वहां पे अपना इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की थी। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि जिस ढंग से अनसर्टेनिटी बांग्लादेश में बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं इंडिया को एक मौका देगा। बट कहने का मतलब यही है कि अगला महीना भर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस चीज के लिए तैयार कितनी है। गवर्नमेंट ने कोशिश काफी की है, बट अगर इसमें अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका रहेगा, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो पिछले 2 साल से वंचित है अच्छे ट्रेड्स के लिए। सर करेंसी मार्केट पे भी नजर डाल लेते हैं। कल 84 के पार पहुंच गया भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले। ये गिरावट की वजह सिर्फ विदेशी निवेशकों का आउटफ्लो ही है, इसके अलावा भी कोई ट्रिगर है? देखिए डेफिनेटली जब हम ग्लोबल मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी देखते हैं तो उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ता है। लेकिन एक चीज समझिए कि इंडिया एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और इंडिया का हमने पिछले 4 साल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार कोशिश की जाती है हमारे एक्सपोर्ट अच्छे रहे। एक्सपोर्ट अच्छे रहने का मतलब है आपकी करेंसी को एक्चुअली गिरावट रहे तो हमारे लिए काफी अच्छा है। जैसे चाइना का एग्जांपल देता हूँ, 2019-20 में हमने देखा, 18-19 में देखा कि यूएस चाइना पे कंटिन्यू सैंक्शंस लगा रहा था। उससे बचने के लिए चाइना ने क्या किया, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते गया, जिसकी वजह से काफी बेनिफिट हमने देखा चाइना पे कंटिन्यू रहा। वैसे इंडिया की अगर बात करें तो दो तीन चीजें हैं। हाँ, एफडीआई का हमने देखा कि पिछले 2 साल में इंप्रूवमेंट आया है, अपने जो रिजर्व है वो भी काफी इंप्रूव हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी गिरावट जारी है। लेकिन एक अच्छी चीज है कि अगर आप टोटल 4-5 कंट्रीज को और कंपेयर करोगे पिछले 1 साल में, तो इंडिया की करेंसी अभी भी काफी स्टेबल है। तो कल जो हमने इरोजन येन में देखा, डॉलर में देखा, उसका इंपैक्ट जरूर पड़ा है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 84-20 का स्तर हम एक बार छू सकते हैं। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग भी चल रही है, तो क्या करेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ बात हो सकती है इसमें कुछ, मतलब गवर्नर कुछ इस पे कमेंट कर सकते हैं क्या? ऐसा क्या आपका लगता है, क्या अनुमान लग रहा है आपको? बिल्कुल दिख ही रहा है सर। अगर हम पिछले साल अगस्त की बात करें तो हमने वॉलिटिलिटी काफी देखी है। लेकिन पिछले अगस्त से आज 1 साल की बात करें तो गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिलकर काफी अच्छे स्टेप्स लिए। खास करके आरबीआई को रियली अप्रिशिएट करना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में जिस ढंग से करेंसी में ट्रमल चल रहा है उसके बिहार पे अगर इंडिया में हम कंपेयर करें तो काफी स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो मुझे लगता है पॉलिसी में रेट के ऊपर तो बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है एज ऑफ नाउ, क्योंकि इंडिया की उतनी स्थिति खराब नहीं है इन्फ्लेशन को लेकर, जॉब को लेकर या अदर पैरामीटर्स को लेकर, जितनी हमने यूएस, यूरोप या बाकी कंट्रीज में देखी है। तो पॉलिसी में तो इंटरेस्ट रेट में तो मुझे कोई मेजर चेंजेस नहीं लग रहा है। बट हाँ, जिस ढंग से हमने यूके, ईसीबी, बैंक ऑफ कनाडा और अब फेड रेट कट की कटौती में है, तो इंडिया में भी हो सकता है अगले 2 से 3 महीने के अंदर हम रेट कटौती सुन पाए। बट टाइमिंग इंडिया की जो कंडीशन हम बोल सकते हैं वो काफी स्टेबल है एज कंपेयर टू बाकी, और जिसके चलते मुझे लगता है आरबीआई ने जो टाइटनिंग रखी है पिछले 1 साल में वो कंटिन्यू रह सकती है। फॉल जरूर आएगा, बट जिस ढंग से बाकी करेंसीज में हमने बड़ा फॉल देखा है वैसा इंडिया में एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बुलियन मार्केट पे नजर डालते हैं। बुलियन मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन, शुरुआती में तो फ्लैट और थोड़ा सा मजबूती दिखी थी, बट आज थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। आपका क्या आउटलुक है सर, क्या ट्रिगर होगा अगले शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए दिग्विजय जी, हमने अब तक ये सुना है जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बनता है या कोई भी कंसर्न होता है, जैसे पेंडेमिक हुआ या कोई भी अगर हम ग्लोबल इवेंट देखते हैं, तो ज्यादा करके सेफ हेवन पे बाइंग आ जाती है, जिसका मतलब है सोने पे बाइंग आती है। हम्म। उदाहरण के तौर पे हम 2020 की बात करें, जब पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था, तब हमने इक्विटी मार्केट में बड़ा करेक्शन देखा। और उसी के साथ साथ सोने चांदी में भी करेक्शन देखा, बिकॉज जो इक्विटी में लॉसेस होता है उसकी भरपाई करने के लिए जिस असेट क्लास में प्रॉफिट बन रहा है उसमें भी सेलिंग आ जाती है। लेकिन अगर मैं कोविड का पीरियड देखूं तो मार्च अप्रैल में जो गिरावट थी सोने चांदी में, वहां से सोने में 28,000 से जो तेजी बनी, जो 56,000 का लेवल अगस्त
20 में हमने देखा इतनी बड़ी रैली आई। तो सिमिलरली आज की डेट में अगर हम बुलियन की बात करें तो पिछले महीने में हमने ड्यूटी कट सॉरी जो पिछली बार हमने ड्यूटी कट आते हुए देखा, उसके एडजस्टमेंट के चलते सोने और चांदी में भारी गिरावट डोमेस्टिक मार्केट पे आया था। बट प्राइसेस में तुरंत हमने रिकवरी देखी क्योंकि फिजिकल मार्केट में डिमांड बढ़ गई। और अब जो टर्मोइल चल रहा है जहां पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट में, डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यहाँ पे मुझे लगता है कि गोल्ड को बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन जो कल की गिरावट की वजह से अगला 2-3 दिन मार्केट में सीवियर वॉलिडिटी हो सकती है, जिसके चलते थोड़ी सी घबराहट जरूर है। बट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है सोना अभी भी लेके चलना चाहिए। अगर लेवल वाइज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 65-66 हजार का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है सोने में, जो जल्द टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। हमने फरवरी में 61 हजार का लो लगते हुए देखा था गोल्ड में, और अब मुझे लगता है कि 65-66 हजार का एक नया बेस बन जाएगा। जबकि हायर साइड पे मुझे लगता है ईयर एंड तक जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन, डी डॉलराइजेशन, कैरी ट्रेड्स और ये जो चीजें चल रही है, गोल्ड वापस 75 से 76 हजार का जो लेवल हमने देखा था अप्रैल मई में, वो रिकवर करता हुआ दिखेगा। आप कह रहे हैं सर कि गोल्ड में बुल रन चलेगा, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कहीं टाइगर रन न चलने लगे, क्योंकि जो जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है सोना और तेजी से बढ़ेगा। तो क्या लगता है दिवाली तक कहाँ तक जाएगा सोना, और साल के अंत तक का क्या टारगेट क्या है आपका? बिल्कुल, जैसे मैं अभी कह भी रहा था कि जो इवेंट्स देखिए डोमेस्टिक मार्केट में हमने ड्यूटी एडजस्टमेंट देखा उसी का फॉल था, लेकिन हम्म। इंटरनेशनल में हम जियोपॉलिटिकल टेंशन रोज बढ़ती जा रहा है। आज बांग्लादेश की वजह से हम बोल सकते हैं कि चाइना, इंडिया, ये भी इंपैक्ट होते हुए, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है, और साथ में इन्फ्लेशन बना हुआ है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ईयर एंड की अगर बात करें तो सोना एटलीस्ट हम 74-75 का जो जोन है वो आराम से क्रॉस कर पाएंगे। मतलब लगभग नया हाई वापस हो सकता है ये साल में ही हम वापस सोने में आते हुए देखें। और धनतेरस और दिवाली तक के लिए क्या टारगेट है सर? देखिए वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, और सितंबर में जो रेट कट देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि अक्टूबर में हमारे धनतेरस और दिवाली रहेगी, तो मुझे लगता है सितंबर की रेट कट अगर आ जाती है तो आराम से प्राइसेस को 73-74 थाउजेंड का लेवल दिवाली पे आराम से क्रॉस करते हुए देखेंगे। हाँ, वॉलिटिलिटी काफी सीवियर रहेगी, उससे घबराना नहीं है। जिस ढंग से हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए कीजिए जीआईपी गोल्ड, जैसा मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो गोल्ड में हर महीने कुछ ना कुछ डाल के चलिए। ईयर एंड तक या धनतेरस तक हम आराम से 74-75 का जोन क्रॉस कर लेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन की बात करें, जो भय है मंदी को लेकर, तो क्या इसका असर सिल्वर पे नेगेटिव पड़ सकता है? डिमांड को लेकर थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है, या बना रहेगा, इसमें तेजी जारी रहेगी, या इसका कुछ और ट्रिगर रहेगा इसको पुश करेगा? देखिए देखिए जी, अगर चांदी की बात करें तो ये ड्यूअल मेटल माना जाता है। ड्यूअल मेटल मतलब इसका बेस मेटल की भी प्रॉपर्टी है और बुलियन की भी है। तो जिस ढंग से आप सोने की तेजी पकड़ के चल रहे तो चांदी को उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चांदी को इंग्लिश में एक कोट भी है, पुअर्स मैन गोल्ड। जो लोग गोल्ड नहीं ले पाते वो चांदी ले लेते हैं। और इसका एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये हमें बताता है कि चांदी सोने के मुकाबले सस्ती है या महंगी है। ये रेशियो आज की डेट में 88 के करीब है। और आप 50 साल का डेटा उठा के देखिए, 80 के ऊपर ये रेशियो कभी टिकता नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से, कोविड के ड्यूरेशन में हमने इसको 120-25 तक जाते हुए देखा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अगर रेशियो की बात करें तो मुझे लगता है 72 का लेवल तोड़ के 65 तक का लेवल आराम से मिल जाएगा, जिसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। लेकिन जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इकोनॉमी खराब चल रही है, इसकी वजह से चांदी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट आने वाले 3-4-6 महीने में जैसे पॉलिसी एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, कटौती आ रही है, और इकोनॉमी को संभालने के लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म में चांदी को ज्यादा फेवरेबल बनाएगा। तो मुझे लगता है अगर चांदी की अगर हम बात करें तो गोल्ड के मुकाबले मुझे आज भी काफी अच्छी लगती है, और उसका बेनिफिट लेना भी चाहिए ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट करके, या फ्यूचर्स पे, या फिजिकल में लेकर। ठीक है, ये तो हमारे मार्केट की बात हुई। मुझे एक बात समझना था, आखिर आखिरी सवाल है सर, ये जो मंदी का डर है कितना वाजिब है सर? क्या लग रहा है मंदी आ गई है क्या अमेरिका में, या आने वाली है? क्योंकि एक रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की शायद, तो इसकी वजह से लोग एकदम नर्वस हो गए हैं, निवेशक ज्यादा। और इंडिया के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मंदी कब आएगी, कैसे आएगी, इसका जब आने के बाद ही पता चलता है। लेकिन देखो सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 2008 की जो मंदी एकाएक आई, और उसके बाद हमने लगा देखा कि मार्केट के अंदर काफी समय लगा। लेकिन 16-17 में भी ऐसा ही कुछ हमने देखा था कि सिनेरियो बन गए थे। बट इसके विपरीत यूएस ने
काफी स्टेप्स लिए थे और हम जल्द निकल पाए। तो मुझे लगता है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में मंदी का डर तो बना हुआ है कोविड के बाद से ही, लेकिन जो सेंट्रल बैंक स्टेप्स ले रहे हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिलेमेंट हो रहा है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जन से यूएस के जो नंबर्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं काफी खराब आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मंदी के चपेट में यूएस बन सकता है और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हम ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ते हुए देखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।